हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेंटूरा क्लासेस में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिएगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। एक सेकेंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आपको बताया जाएगा। सारी ही बेसिक टू एडवांस चीज़ें हम लोगों ने ले रखी है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बुक्स हैं, महेश कुमार बरवार, टॉपर माजिद हुसैन, सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें ले रखे हैं। ग्राफिक्स एनिमेशन को तो आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, इसलिए क्योंकि जो भी हम लोगों के इफेक्ट्स होते हैं, जैसे सीजनल शिफ्टिंग ऑफ द बेल्ट, आईटी सेट जोन जो हम लोगों का होता है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये ना कहीं डिफ्लेक्शन होता है इसी की वजह से, जो कि जिसको हम लोगों ने टर्म यूज़ किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक हम लोगों का प्रेशर पृथ्वी पर ऐसा बिल्टअप करता है कि जिसकी वजह से जो सीजनल विंड्स होती हैं, जो वेस्टर्लीज होती हैं, जो साउथ में ज़्यादा फ्लुएंटली से बहती हैं और ज़्यादा ही डरावनी है, उनकी जो बहाव होता है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्थ, ड्यू टू द अमाउंट ऑफ द लैंड एंड सी। और भी जो भी चीज़ें हैं वो इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द टोटल वेट ऑफ अ मास ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर अबव पर यूनिट एरिया एट सी लेवल। देखिएगा होता क्या है, सपोज ये हम लोगों की पृथ्वी है, ठीक है। तो इस पे सपोज इस एरिया पे एक हम लोगों की एयर रहती है कुछ अमाउंट की। तो इस एरिया पे वो अमाउंट ऑफ एयर कितनी है, उसका जो वेट है इन द मास जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो कितना है, उसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द टोटल वेट ऑफ अ मास ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर। मतलब कि एक जो कॉलम है, सपोज ये कॉलम है, इसका जो मास होगा, मास मीन्स वेट, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं मास यूनिट में। तो इस कॉलम ऑफ एयर का जो वेट है वो इस पार्टिकुलर यूनिट ऑफ एरिया में कितना होगा, इसको हम लोग सी लेवल में मेजर करते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिएगा कि ये जो है एक मास कॉलम ऑफ एयर जो हम लोग मेजर करते हैं किसी यूनिट एरिया पे एट सी लेवल। कभी कभार आ जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग किस लेवल पे मेंटेन करते हैं, ग्राउंड या सी। तो इसका आंसर याद रखिएगा सी लेवल होगा। आगे देखते हैं। देखिएगा, एटमॉस्फेयर इज हेल्ड एट प्लेस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। देखिए अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव या चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड्स होते हैं। तो एटमॉस्फेयर किसी भी प्लेस का वो हम लोग डिफाइन करेंगे उसकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, कि कितना वो उस एयर को अपने पार्टिकुलर एरिया में रख खींच पा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ का जो एक तापमान या जो वहाँ का एक एटमॉस्फेरिक एक एयर वो है, वो किस लेवल का रहेगा, वो डिफाइन करता है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे देखते हैं। देखिएगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है उसको हम लोग मिलीबार में मेजर करते हैं। 1 मिलीबार क्या होता है, डिफाइन एज 1 ग्राम ऑफ वेट ओवर 1 सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर एरिया। देखिए अभी हमने बताया था कि सपोज एक सेकेंड, ये पृथ्वी है। तो अब इतने एरिया में सपोज ये हम लोगों ने ले रखा, तो ये एरिया हम लोग मेजर करेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्राम का वेट है ऑफ एयर, है ना। 1 ग्राम ऑफ वेट ऑफ एयर जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं 1 मिलीबार। आगे देखते हैं। इट इज मैक्सिमम एट सी लेवल। देखिए सी लेवल में ज़्यादा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था सी लेवल में ज़्यादा होता है, इसीलिए जो विंड्स का जो मतलब तेजी होती है वो सी लेवल में ज़्यादा होती है। और जब पृथ्वी के पास ये आती है, मतलब जहाँ भी इसको लैंड एरिया मिल जाता है, तो वहाँ पे जो हवाएं होती है वो थोड़ी धीमी हो जाती हैं। देखिएगा, एयर प्रेशर ऑफ 1000 MB मिलीबार इज इक्वल टू 1.053 kg वेट ओवर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज ये 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी हमने लिया था ना ये, तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लिया। तो जब इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो मिली बार का है, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जब उसकी यूनिट 1000 मिली बार हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो इसके ऊपर की वे एयर है उसका जो वेट है वो है 1.053 kg। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इट इज शोन बाय 75 सेंटीमीटर हाइट। 75 सेंटीमीटर बेसिकली कहने का मतलब है कि जो 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे जो एक प्रेशर ये बिल्ड करता है उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जनरली देखिए होता नीचे भी है, होता ऊपर भी है, लेकिन जो एक हम लोग मतलब एक ऊंचाई तक जाने के लिए जो मेजर करते हैं उसकी जो हाइट हम लोगों ने मतलब नॉर्मल साइंटिस्ट लोगों ने ले रखी वो है 75 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। एक सेकेंड। The air pressure equivalent to 76 सेंटीमीटर हाई मर्करी कॉलम इज 1.013.25 MB। देखिएगा मर्करी कॉलम में जो कि 76 सेंटीमीटर हाई पे जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसका जो यूनिट होती है वो होती है 1013.25 MB। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी नॉलेज पर्पज से आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। देखिएगा, बैरोमीटर क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं बैरोमीटर। ठीक, कैसे काम करता है क्या होता है समझते हैं। बैरोमीटर
बैरोमीटर मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी हमने आपको बताया। रैपिड डिक्रीज इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेटर स्टॉर्मी वेदर। देखिएगा सपोज ये है, ठीक। अब जब इसमें डिक्रीजमेंट होगा, इसके मतलब जो इसकी रीडिंग है उसमें डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब है कि स्टॉर्मी वेदर आने वाला है। व्हेन रीडिंग फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज, जब ये थोड़ा कम होगा और फिर धीरे से बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि जो रेन है वो आने वाली है। कंटिन्यूस इंक्रीज इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट हाई प्रेशर, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन एंड क्लियर वेदर। देखिए अभी हमने पता है, अगर ये प्रेशर जो है वो एकदम से कम हो जाएगा तो इसका मतलब स्टॉर्मी वेदर, और जब ये धीरे धीरे कंटिन्यूस बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब है कि आने वाली जो मतलब एटमॉस्फेरिक होगी, वो सिचुएशन होगी, वो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन की होगी, और जो कि क्लियर वेदर इंडिकेट करती है। क्योंकि हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था कि जब साइक्लोन आता है तो उससे पहले एक वेदर जो है वो एकदम क्लियर हो जाता है। जो क्लाउड होते हैं वो साइरस क्लाउड कहा जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट ऑल्सो कॉल्ड बैरोमीटर स्लोप। देखिएगा ये जनरली एक यूनिट है, उसको आप देख लीजिएगा कि जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसको बैरोमीटर का स्लोप भी कहा जाता है। तो ये था पूरा, आगे देखते हैं। देखिएगा आइसोबार क्या होते हैं, ये होते हैं जनरली, देखिएगा ये आइसोबार इस तरीके की एक यूनिट होती है, ऐसे ऐसे। आइसोबार क्या मेजर करते हैं, ये मेजर करते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि सपोज ये पृथ्वी है, ठीक। अब पृथ्वी में सपोज ये आपका यूरोप का हिस्सा हो गया, ये आपका एशिया हो गया, ठीक। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो इस तरह से मतलब ये एक तरह से एक इस तरह से ये लाइनें होती हैं, ठीक है। पूरे पृथ्वी में हर डायरेक्शन में होती हैं। तो इन लाइनों का मतलब ये होता है, ये डिफाइन करती हैं कि इस पूरे एरिया में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सेम है। उसी तरह जैसे ये जो एक लाइन है, ये डिफाइन करेगी कि इस पार्टिकुलर एरिया के अंदर जो रीजन आ रहा है उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सेम होगा। आगे देखते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो देखते हैं। एक आइसोबार आर द इमेजिनरी लाइन विच शोज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द ग्लोब। ये भी हमने पढ़ाया आपको कि सपोज ये ग्लोब है, तो अब इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में वो क्या होगा, वो डिफाइन करता है आइसोबार। मतलब कि ये ग्लोब है, अब इसमें कोई ना कोई लाइन ज्वाइन हो रही होंगी, तो ये जो लाइन है यही डिफाइन करती है कि पार्टिकुलर एरिया में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैसा है। मतलब कैसा क्या, ये बेसिकली देखिए ये होता है कि सपोज ये एक ऐसी लाइन है ना, तो ये लाइन ये डिफाइन करे कि इसकी पार्टिकुलर एरिया में जो है उसमें इक्वल प्रेशर, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो होगा। दीज आर इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर एट द सी लेवल। देखिए हमने आपको पहले बता दिया सी लेवल हर जगह आपको मिलेगा, इसलिए क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं वो सी लेवल में मेजर करते हैं। इस बात को थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये इमेजिनरी लाइन होती है जो कि इक्वल प्रेशर को ज्वाइन करती है ग्लोब में। द स्पेस बिटवीन द आइसोबार शोज द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिएगा अलग अलग लाइन होती है, सपोज अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया इस तरह से। तो ये जो इनका प्रेशर होता है ना, मतलब ये जो इनमें स्पेस होती है और इसमें एक डायरेक्शन होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिक्रीज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये डिक्रीज करेगा कि इसमें जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा रेट का वो कितना होगा। द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन एनी टू प्लेसेस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। अभी मैंने आपको बताया जो बैरोमीटर है वो प्रेशर ग्रेडियंट भी मेजर करता है, उसी को यूनिट कही गई है। तो सपोज कैसे बताएं, हाँ ये देखिए ये आपका ग्लोब है, ठीक है। अब ये तो सपोज ये एक एरिया हम लोगों ने ले लिया और ये एक एरिया ले लिया। अब इन दोनों के जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना इन दोनों के एरिया में, तो जो उसका डिफरेंस कहा जाएगा उसको कहा जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट की यूनिट। आगे देखिएगा। स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटेटिव बाय क्लोजली स्पेस आइसोबार। ये क्या हुआ, देखिएगा देखिए स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटेटेड बाय क्लोजली स्पेस आइसोबार वाइल वाइडली स्पेस आइसोबार रिप्रेजेंट ड्यू प्रेशर ग्रेडियंट। देखिएगा होता क्या, ये ग्लोब है, ठीक है।
तो अब इसमें ये लाइन बनी, फिर ये लाइन बनी, तो होता क्या कभी कभार बहुत ही पास में भी इसके लाइन बन जाती है, जैसे इस तरह से, ठीक है। तो जब ये पास वाली लाइन होगी और ये दूर वाली लाइन होगी तो इनका क्या मतलब है देखिएगा, स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजली स्पेस आइसोबार। देखिएगा जब ये एकदम पास पास होंगी ना, तो इसमें हाई प्रेशर की यूनिट मेजर होगी, ठीक है, कि इन दोनों में जो प्रेशर है वो एक समान लेवल का रहेगा और बहुत हाई प्रेशर एरिया ये पूरा एरिया रहेगा। और जो कि वाइडली स्पेस आइसोबार, और ये देखिएगा ये जो दूरियां हैं, इसका मतलब है कि जो प्रेशर है वो धीमा होगा इन दोनों में। तो ये था पूरा आइसोबार के बारे में, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आगे देखते हैं। देखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह, सपोज क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, अगर ये सीधी होती तो जो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सेम होता, ठीक। लेकिन क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि जो सन की रेज होती है वो कहीं ऐसे पड़ती है, कहीं ऐसे पड़ती है, कहीं ऐसे पड़ती है। तो जब ये पृथ्वी रोटेट होती है तो हम अगर ये गोल होती तो भी कहीं ना कहीं होता, लेकिन क्योंकि सपोज ये 90 डिग्री का हम लोगों ने ले रखा है, तो जो हमारी पृथ्वी वो ऐसे नहीं है, वो थोड़ी टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब कि इस तरह से, मतलब कि थोड़ी टिल्ट टाइप से है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और जो इसका रोटेशनल इफेक्ट होता है वो हर एरिया में डिफरेंस होता है, और यही जो डिफरेंस है पूरा ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ड्यू टू अनइवन टेम्परेचर ऑन अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो अनइवन as temperature is directly related to the density of air over a place. Due to these differences of pressure and temperature there is horizontal movement of air। देखिएगा ये है पृथ्वी, और ये मतलब एक सेकेंड, ये सपोज एक सीधी लाइन गई है, तो हमारी पृथ्वी थोड़ी टिल्ट होती है सपोज इस तरह से। तो अब ड्यू टू द अनइवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्योंकि जो सन है उसकी जो वर्टिकल रेजें होंगी वो हर एरिया में अलग अलग होंगी। तो जो हर एरिया में अलग अलग होंगी तो जो उसका हीटिंग इफेक्ट है वो भी हर एरिया में अलग अलग होगा। तो इसी की वजह से जो टेम्परेचर है वो एक अनइवन हो जाएगा अर्थ में, और इसी अनइवन टेम्परेचर की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी अनइवन रहेगा। एज टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ एयर ओवर प्लेस। अब देखिएगा जो डेंसिटी हमारी होती है एयर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे टेम्परेचर से, ठीक। तो जो टेम्परेचर अनइवन, तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी ऑफ एयर अनइवन, जब डेंसिटी ऑफ एयर अनइवन तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अनइवन होगा। ड्यू टू दीज डिफरेंसेस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर देयर इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। तो इसी प्रेशर की वजह से हमारी जो एयर होती है वो इधर से उधर घूमना चालू हो जाती है। देखिएगा होता क्या है, हम लोगों ने अभी पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, कॉमन टर्म है कि जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो सपोज इस एरिया में कोई विंड आई, ये ग्लोब है, ठीक। अब यहाँ पे विंड आई, यहाँ पे इसने एक हाई प्रेशर बिल्ड कर दिया, और यहाँ से ऊपर गई तो यहाँ पे इसने लो प्रेशर बिल्ड कर दिया। अब सपोज सी जो है विंड लेके आई इस डायरेक्शन में, यहाँ पे पहले से कोई ना कोई सी होगी, तो ये तो हाई प्रेशर अपना बिल्ट हो गया, ठीक। तो अब एयर यहाँ पे टिकेगी नहीं, तो एयर यहाँ की ओर शिफ्ट करेगी, ठीक। जब ये यहाँ की ओर शिफ्ट करेगी तो यहाँ का जो एरिया है वो यहाँ से मर्ज होके, एक सेकेंड देखिएगा अच्छे से समझते हैं इस बात को। देखिए ये ग्लोब है, ठीक, ये हमारी पृथ्वी है। तो होता क्या है, जो हमारी विंड होती है ना वो हाई टू लो प्रेशर जाती है, मतलब कि जहाँ पे प्रेशर हाई होगा तो वो लो की तरफ अट्रैक्ट करेंगी। तो समझ लीजिए ये हमारा टेम्परेट रीजन है, यहाँ पे जनरली जो एयर प्रेशर है वो हाई रहता है, क्योंकि इक्वेटोरियल और नॉर्थ जोन से विंड आ रही होती है वो यहाँ पे ऐसे होके हो जाती है, ठीक। तो अब यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। अब ये जो हाई प्रेशर है ये हमारा एयर तो लो प्रेशर की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ प्रेशर हाई है, तो यहाँ की जो एयर होगी ना वो लो की तरफ जाएगी। तो लो हमारा इधर क्या होता है, यहाँ हमारा इक्वेटर होता है, यहाँ पे हमारा एक जोन होता है। तो जब यहाँ पे उसको हाई प्रेशर मिला तो लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, तो वो इधर और इधर की तरफ बढ़ जाएगी। मतलब कि जब ये ऐसे आएगी ना एयर, तो यहाँ पे इसने हाई प्रेशर बिल्ड कर दिया, अब ये आगे की तरफ लो प्रेशर, तो एक इस तो कुछ यहाँ और कुछ ऐसे, इस तरह से ये अपना जोन क्रिएट कर लेगी। तो इसी को देखते हैं, ठीक। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, होगा ये गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा, इसको कहते हैं विंड।
ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मतलब जो विंड हमारी एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है हॉरिजॉन्टिकली, उसको हम लोग कहते हैं विंड। इट ट्रांसफर हीट एंड ह्यूमिडिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हेल्प प्रेसिपिटेशन। देखिएगा, एयर ही हम लोगों की डिफाइन करती है कहाँ पे क्या एटमॉस्फेरिक होगा, रेन, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो हमारे मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू वन अनदर प्लेस। अब ये मूव क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें विंड के थ्रू। तो इसीलिए जो हमारी विंड है वो डिफाइन करती है कि किस एरिया पे कितनी हीट और ह्यूमिडिटी रहेगी। आगे देखते हैं। देखिए एटमॉस्फेरिक को दो पार्टों में डिवाइड किया गया, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। आगे देखते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, द डेंसिटी ऑफ एयर इज हाई एट लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर द डिक्रीज। देखिएगा ये हम लोगों की सपोज ये यूनिट जा रही है, ठीक, ये ऊंचाई है, मतलब कि ये आपका बेस हो गया जमीन, फिर ये थोड़ा सा हम लोग ऊपर गए, मतलब ऐसे समझ लीजिए ये कि लेयरिक होता है, जैसे हम लोगों का ट्रोपोस्फियर हो गया, स्ट्रेटोस्फियर हो गया, मेसोस्फियर हो गया। तो ये ऊपर की तरफ, मतलब कि जो हमारी पृथ्वी से जब हम लोग आसमान की तरफ जाएंगे उस दौरान जो हाइट में चेंजेस होंगे, उन हाइटों में क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, उसी को कहा गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो डेंसिटी ऑफ एयर है, मतलब जब जितना हम लोग नीचे रहेंगे उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाई रहेगा। हाई क्यों रहेगा, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। द डिक्रीज ऑफ अबाउट 1 MB प्रेशर फॉर ईच 10 मीटर इंक्रीज एलिवेशन। होता क्या है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ेंगे तो प्रेशर कम होता जाता है। तो जो जितना 10 मीटर हम लोग ऊपर चढ़ेंगे ही उतना ही 1 MB का जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा। तो practically there is no direct relation between the increasing height and the rate of decrease in atmospheric pressure. Yet in the troposphere the rate of decrease in air pressure is 34 MB for every 300 मीटर ऑफ हाइट। देखिएगा हम लोगों ने एक इसको ले रखा है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो नीचे से ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो भी फर्क होगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ना, डिफाइन तो सब कुछ पृथ्वी की हमारी गर्मी ही करती है कि कितनी गर्मी में वो पृथ्वी और उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या रहेगा। तो प्रैक्टिकली वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ होता नहीं है, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि अर्थ की रोटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो बिल्टअप होता है ऊंचाई पे भी। तो उसी वजह से ऊंचाई को भी इन लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिवाइड कर रखा है। तो क्योंकि ऐसा कुछ है तो है नहीं कि प्रैक्टिकली होता ही है, फिर भी इन लोगों ने बताया कि जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, मतलब कि जो पृथ्वी से जो ऊपर की लेयर होती है, उसका जो डिक्रीजमेंट होगा प्रेशर में वो 34 MB होगा हर 300 मीटर की हाइट पे। मतलब जितना ही ट्रोपोस्फियर में हम 300 मीटर की हाइट पे ऊपर चढ़ेंगे उतना ही 34 MB का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक, तो ये था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर से समझ लीजिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जितनी हाइट होती है ना हम लोगों की पृथ्वी से ऊपर, तो जितना हम लोग ऊपर बढ़ेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा, उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहा गया है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट क्या होता है, देखिएगा। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है 10 डिग्री से लेकर 10 नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में होती है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है जो कि 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और साउथ हेमिस्फीयर में भी। पोलर हाई जो कि पोल्स के पास होता है, और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 45 डिग्री से लेकर 66 डिग्री इन बोथ हमें, मतलब ऊपर नीचे दोनों ही हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, अब होता क्या है 45 डिग्री, ये देखिएगा ये ग्लोब है। ठीक, तो अब ये जो इक्वेटोर है ये 10 डिग्री से लेके और 10 डिग्री साउथ तक ये होगा इक्वेटर। और जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है वो आपका यहाँ बिल्टअप होगा। तो ये जो बिल्ट होगा ये 23.5 से लेके 35 डिग्री तक होगा। और जो सब पोलर लो प्रेशर है वो 45 से लेके 66 डिग्री तक होगा, मतलब कि ये यहाँ से चालू होके यहाँ। ठीक, और जो ये है ना ये वाला जोन ये आपका पोलर हाई कहलाया जाएगा। तो आगे देखते हैं। देखिएगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता क्या है, ये हमारी देखिएगा ये है पृथ्वी, अच्छे से समझते हैं इसको। ठीक, ये है पृथ्वी, ये हमारा इक्वेटर जोन है। ठीक, तो अब जो सन की वर्टिकल रेज इस पे पड़ती होंगी, ठीक, वर्टिकल रेज इस पे पड़ी, तो ये जो पूरी पृथ्वी है ना ये बहुत ही गर्म हो जाती है। गर्म हो जाती है, गर्म होने की वजह से क्या होता है, जो हमारी मतलब इस एरिया की जो लैंड होती है वो थर्मली इंड्यूस्ड हो जाती है। थर्मली इंड्यूस्ड, थर्मली इंड्यूस्ड क्या होता है, गर्मी की वजह से जो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है उसको हम लोग कहते हैं थर्मली इंड्यूस्ड। तो होता क्या, देखिए पृथ्वी में एक क्वालिटी होती है कि वो पूरे दिन तो गर्मी अपनी सहती है, उसके बाद फिर वो हीट रिलीज करना चालू करती है।
तो जब हीट रिलीज करती है तो जो इसके नीचे की एयर होती है वो ऊपर की तरफ फ्लो करना चालू कर देती है। तो एक प्रेशर तक तो वो विंड ऊपर तक जाएगी। सपोज ये है आपका क्लाउड सिस्टम, मतलब एक डिफरेंट डेंसिटी ऑफ एयर, और ये है हमारी पृथ्वी। ठीक, ठीक, ये है हमारी लैंड। एक सेकंड, इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिएगा, ये है लैंड। ठीक, अब इस पे सूर्य की रोशनी वर्टिकल रेज पड़ेंगी इस तरह से। ठीक, तो ये पूरे दिन तो इसकी गर्मी सहेगी, और गर्मी सहने के बाद ये थर्मली इंड्यूस्ड हो जाएगी, मतलब ये बहुत गर्म हो जाएगी। उसके बाद फिर ये अपनी गर्मी रिलीज करना चालू करेगी, इस तरह ऊपर की तरफ छोड़ेगी। तो जो इसके ऊपर की एयर है वो और ऊपर की तरफ फ्लो करना चाहेगी, क्योंकि नीचे से प्रेशर दे रही है। तो जो ये गर्म हो जाएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर थोड़े अमाउंट तक जाने के बाद ये किसी एक डेंसिटी तक रुक जाएगी, क्योंकि उस डेंसिटी को क्रॉस कर नहीं पाएगी। तो जब ये इस अमाउंट पे, मतलब इस हाइट पे जाने के बाद जब इसको अपनी से हैवी डेंसिटी की एयर मिलेगी तो ऊपर जा नहीं पाएगी। तो क्या करेगी, तो फिर वो इधर उधर जाना चालू कर देगी इस तरह से। और जब इस तरह से जाएगी ना, तो इक्वेटोरियल की जो बेल्ट है वो मतलब इक्वेटोरियल ऊपर की जो एयर है वो इक्वेटर से निकल के टेम्परेट जोन की तरफ जाती है। और जब टेम्परेट जोन, सपोज ये टेम्परेट जोन है, यहाँ से इक्वेटोरियल बेल्ट आई, तो जब ये टेम्परेट जोन में आती हैं और यहाँ से पोलर हाई प्रेशर की भी बेल्ट चल चुकी होती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद जब ये लोग मिलती हैं तो ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि हाई डेंसिटी है। तो ये लोग नीचे की तरफ आते हैं। जब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे ये लोग एक हाई प्रेशर बिल्ड कर देते हैं, और यहाँ से क्योंकि एयर बाहर की तरफ निकलती है तो यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। ये जो है ये हम लोगों की थर्मली इंड्यूस होती है। आगे समझते हैं इसको प्रैक्टिक डायग्राम के थ्रू। देखिएगा, दिस बेल्ट इज ऑफ वेरी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब इस बेल्ट में जो इक्वेटोरियल बेल्ट होती है हमारी, इसमें बहुत ही लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। दिस बेल्ट इज नॉट स्टेशनरी बिकॉज ऑफ सीजनल शिफ्ट ऑफ दिस बेल्ट नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड जर्नी ऑफ द सन। देखिएगा होता क्या है, वर्टिकल रेज से मतलब है जहाँ भी सन की वर्टिकल रेज पड़ेगी वहीं पे ये जो, जहाँ पे वर्टिकल रेज पड़ रही होंगी वो थर्मली इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो वैसे तो 10 डिग्री से लेकर 10 डिग्री साउथ इसको बताया गया है, लेकिन क्योंकि सन जो है हमारा वो नॉर्थ की तरफ भी मूव करता है और साउथ की तरफ भी मूव करता है, तो इस वजह से जो बेल्ट ना स्टेशनरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ सन मूव करेगा, जहाँ उसकी वर्टिकल रेज पड़ेगी वहीं पृथ्वी गर्म होगी और वो थर्मली इंड्यूस अपने आप को कर लेगी। इस वजह से इस बेल्ट को जो है कोई ये नहीं बताया गया कि इसी पॉइंट पे ही ये पार्टिकुलरली होगी। The equatorial low pressure belt is thermally induced because the ground surface get intentionally heated during the day due to vertical rays and thus lower motion of coming in with land also get warm। देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाई दिया था कि ये पृथ्वी है, यहाँ पे इसकी रेस पड़ी सन की, तो ये पृथ्वी गर्म हो गई पूरी, फिर ये अपनी हीट रिलीज करेगी, जिसकी वजह से जो इसके ऊपर की एयर है वो और ऊपर की तरफ जाएगी, और अपने हाई डेंसिटी से मिलने के बाद वो उसके ऊपर जा नहीं सकती तो इधर उधर शिफ्ट कर जाएगी। इस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। देयर इज ऑलमोस्ट नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, द एयर इन दिस बेल्ट राइज अबव। देखिएगा यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है मतलब इधर उधर नहीं होता है, ये केवल जो एयर है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। दिस बेल्ट रिप्रेजेंट द जोन ऑफ कन्वर्जन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट विंड बेल्ट। देखिएगा जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एडमेंट है वो यहाँ पे आके मिलती हैं, और क्योंकि प्रेशर बिल्ट होता है तो ये नीचे ना आके ये दोनों मिलने के बाद ऊपर चली जाती हैं। ठीक, दिस बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड बेल्ट ऑफ कामनेस और डोल्ड्रम। देखिएगा इसको बेल्ट ऑफ कामनेस कहा गया क्योंकि यहाँ पे कोई भी विंड का मूवमेंट होता नहीं, तो जो भी एरिया होगा वो यहाँ पे एकदम शांत टाइप का आपको मिलेगा। ठीक है, एक आपने देखा होगा शायद सरगैसो सी का नाम शायद सुना हो आप लोगों ने। सरगैसो सी जो है ना, वो इसी का इफेक्ट है, उसको काम से इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसमें वेव्स वेव्स कुछ ऐसी हाई होती नहीं, इसी वजह से क्योंकि विंड का वहाँ पे कोई असर होता नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो लो होता है, इसीलिए उसको भी बेल्ट सी ऑफ कामनेस कहा गया है। ठीक, तो ये कामनेस इसीलिए होती है क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता नहीं है यहाँ पे एयर का, इस वजह से, और प्रेशर जो है वो बहुत लो होता है। देखिएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्या होती है। दिस बेल्ट ओज इट ओरिजिन टू द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड सिंकिंग एंड सेटलिंग डाउन ऑफ विंड्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था दो तरीके की बेल्टें होती हैं, मतलब दो तरह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट क्रिएट करती हैं, एक होता है थर्मली इंड्यूस्ड, एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड। ठीक, देखिएगा थर्मली इंड्यूस्ड होती है सन की वर्टिकल रेज की वजह से जो गर्मी पैदा हुई उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे थर्मली इंड्यूस्ड। और जो हम लोगों की अर्थ जब रोटेट करती है तो उसकी वजह से जो इफेक्ट होते हैं उसको कहा गया है डायनेमिकली इंड्यूस्ड। इन दो वर्ड को याद रखिएगा, एक होता है आपका थर्मली इंड्यूस्ड, थर्मली इंड्यूस्ड ये पृथ्वी की ये सूरज की जो वर्टिकल रेज जहाँ पे पड़ेंगे उनकी वजह से इफेक्ट जो होते हैं उसको कहा गया थर्मली इंड्यूस्ड। और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड।
ठीक, आगे देखते हैं। इट इज़ डायनेमिकली इंड्यूस, ये जो बेल्ट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है डायनेमिकली इंड्यूस होती है, मतलब सन की वो पृथ्वी की रोटेशन की वजह से जो जिसकी वजह से जो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इफेक्ट आएगा उसको डायनेमिकली इंड्यूस कहा गया है। द एयर राइजिंग एट द इक्वेटर बेल्ट blowing pole world, but these winds get deflected to its right in northern hemisphere and its left in southern hemisphere। देखिएगा होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रेशर इसमें इक्वेटर बेल्ट पे होता है वो अपनी जो एयर है वो ऊपर की तरफ फेंकता है, तो वो अपनी हाई डेंसिटी तक जाने के बाद इधर उधर बढ़ना चालू हो जाती हैं। तो जब ये इधर जाएंगी तो ये इक्वेटर से बेल्ट यहाँ चली, और यहाँ से जो पोलर जोन है वो भी हाई प्रेशर जोन होता है, तो वो भी अपनी एयर फेंकता है। यहाँ पे लो प्रेशर जोन होता है, जो नॉर्थ पोल है, तो वो अपनी एयर फेंकता है हाई प्रेशर जोन की तरफ, तो वो भी ये फेंकेगा। फिर ये जो गर्म हवा और ठंडी हवाएं जो हैं वो यहाँ मिलेंगी आके, ऊपर जा नहीं सकती क्योंकि डेंसिटी हाई होती, तो वो लोग नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाती हैं। और जब वो लोग नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करेगा वो कैसे करेगा, हाई प्रेशर। अब होता क्या है, जब इक्वेटर जो बेल्ट है वो हमारी भेजता है ऊपर की तरफ, तो जब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाती है ना तो वो राइट की तरफ हो जाती है। राइट की तरफ इसलिए होती है ड्यू टू द कोरिलियस इफेक्ट। ठीक, कोरिलियस फोर्स होती है जो कि पृथ्वी की रोटेशन की वजह से मेजर की वो प्रोड्यूस होती हैं। इसका जो इफेक्ट होता है वो ये करता है कि जो विंड इक्वेटर जोन से टेम्परेट जोन की तरफ चली हैं वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में। आगे देखते हैं। This phenomenon was first discovered by French scientist Coriolis, hence this force exerted by rotation of Earth known as Coriolis force। देखिएगा अभी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की तरफ से जो वो इक्वेटर जोन से जो हवा चली वो यहाँ पे आके राइट, और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ वो चेंज हो जाती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट होती है। कोरियोलिस फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो इस पूरा जो मतलब ये सिस्टम था ना कोरियोलिस फोर्स का, ये रिलीज किया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने, उनका नाम था कोरियोलिस, इसी वजह से इस फोर्स को नाम दिया गया कोरियोलिस फोर्स। एज द क्वांटिटी ऑफ फोर्स कीप इंक्रीजिंग एंड एट 25 डिग्री As the quantity of force keep increasing and at 25 degree it becomes so intense that its direction become west to east and becomes an obstruction in way of coming from equator। तो देखिएगा होता क्या है कि प्रेशर बहुत हाई होता है यहाँ पे, ठीक है, तो इतना हो जाता है कि जो क्वांटिटी ऑफ फोर्स कीप इंक्रीजिंग, मतलब इसमें जो है और हवाएं आती जाएंगी तो यहाँ पे और इंक्रीजमेंट होता जाएगा। तो इसी वजह से इतना ज़्यादा ये लोगों का जो फोर्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है प्रेशर की वजह से, कि जो एयर आ रही होती हैं, ये देखिएगा क्वांटिटी ऑफ एन एट 25 डिग्री इट बिकम सो इंटेंस दैट इट्स डायरेक्शन बिकम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब कि जो 25 डिग्री पे आने के बाद ये प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि जो अपना डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट पे अपने आप को कर लेता है, एंड बिकम एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द वे ऑफ कमिंग। और इसी वजह से जब ये ऐसे देखिए ये ऐसे चल रही हैं, ठीक है, टेम्परेट जोन में जब भाई जो इक्वेटर आई वो ऊपर जाने के बाद अपने आप को राइट में डिफ्लेक्ट कर लेंगी, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन जो प्रेशर होता है वो इतना हाई होता है कि ये जो डिफ्लेक्शन ये टिल्टेड आप देख रहे हैं ना वो ऐसा हो जाता है बिल्कुल इस तरह से। ठीक, तो जब इस तरह से हो जाएगा ना तो जो और एयर इक्वेटर जोन की तरफ से इधर आ रही हैं ये उनके आने में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। भाई देखिए जैसे पहले ये है, एक सेकेंड देखिएगा, ये इक्वेटर से बेल्ट आई, मतलब ये यहाँ से गई, तो यहाँ होने के बाद थोड़ी टिल्ट हो जाएंगे इस तरह से। ठीक, राइट में टिल्ट होती है ना इक्वेटर से जो वो आती एयर, लेकिन जो इसका प्रेशर है वो थोड़े थोड़े टाइम बाद इतना हाई हो जाता है कि ये जो डायरेक्शन इस तरह से है वो आपका हो जाता है इस तरह से, मतलब बिल्कुल ही टिल्ट टाइप का हो जाता है इस तरह से। तो अब जो एयर यहाँ से आती है ये उनके लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। ठीक, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अब दूसरी देखते हैं। दिस रिजल्ट इन पिलिंग अप ऑफ एयर एट अ हाइट ओवर दिस लैटिट्यूड। देखिएगा इसी तरह से जो एक प्रेशर होता है वो यहाँ पे क्लियर वो हैवी हो जाता है, ड्यू टू कूलिंग एंड रिजल्ट इन इंक्रीज इन इट्स डेंसिटी द एयर स्टार्ट डिसेंडिंग। ठीक, ड्यू टू द कूलिंग एंड रिजल्टेंट इंक्रीज इन इट्स डेंसिटी। देखिएगा अभी हम लोगों ने पढ़ा था जब हाई प्रेशर होगा तो डेंसिटी भी उसकी फ़र्क पड़ेगी, वो जब हाई टेम्परेचर होगा तो जो एयर की डेंसिटी वो इफेक्ट करेगी। तो उसी से जब कूलिंग होती है ना धीरे धीरे शांत होता है, जो उसकी डेंसिटी होती है ना एयर की वो यहाँ पे इंक्रीज होना चालू हो जाती है। नहीं नहीं, ड्यू टू द कूलिंग एंड रिजल्टेंट इंक्रीज, मतलब जो कूलिंग इफेक्ट है जब वो बढ़ेगा तो जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो डिसेंडिंग होना चालू हो जाएगी, धीमे धीमे आ जाने लगेगी। इन दिस वे हाई प्रेशर जोन आर क्रिएटेड बिटवीन द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इसी वजह से क्या होता है ना, ये देखिए ये एक टॉपिक ऑफ कैंसर
ये हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और यही इन्हीं दोनों में ज़्यादातर जोन क्रिएट होते हैं, ठीक। और जो इक्वेटर है वो हमारा स्थिर तो रहता नहीं, वो ऊपर नीचे मूव करता रहता है। तो इसी की वजह से कहा गया है कूलिंग एंड रिजल्टेंट इंक्रीज इन इट्स डेंसिटी द एयर स्टार्ट डिसेंडिंग। तो इसी की वजह से जो हमारी एयर है ना वो नीचे आना चालू हो जाती है, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पे एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। दिस जोन ऑफ हाई प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड बिकॉज ऑफ प्रिवलेंस ऑफ फ्रीक्वेंट काम विंड्स। देखिएगा, ये जो जोन है इसको कहा गया डोल्ड्रम सी ऑफ कामनेस। और ये जो है ना लैटिट्यूड, इसको कहा गया हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ जो विंड्स है ना वो बहुत जोर जोर से चलती हैं, ठीक। हॉर्स इसलिए क्योंकि जब पहले के सेलर्स लोग घोड़े लेके यहाँ अरब वाले यहाँ बेचने आते थे ना, तो अब जो एयर का मूवमेंट है वो बहुत तेज होता था, तो इस शिप को ये लोग धीरे से अपना मूव नहीं कर पाते थे। तो इस लैटिट्यूड पे आने के बाद वो अपने कुछ जो घोड़े होते हैं वो शिप से फेंक दिया करते थे। भाई उनको पहले तो पता रहता नहीं था कितने किलो का हम लोग को कितने घोड़े लेके जाना जो यहाँ से हाई, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी तो इतनी हाई थी नहीं। तो एक अंदाजा कुछ इस जोन पे आने के बाद कुछ घोड़े तो वो यहाँ से शिप से अपने फेंक देते थे समुद्र में, ताकि ये लोग शिप का इजीली मूव कर पाए। इसी वजह से इस जोन को कहा गया हॉर्स लैटिट्यूड। देखिएगा ये वही पूरी कहानी लिखी है कि ये इस जोन को हॉर्स लैटिट्यूड कहा गया है, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। वाइल पासिंग थ्रू दिस काम विंड्स इन ऑर्डर टू लाइटन देयर शिप्स एंड, मतलब अपनी शिप को कम करने के लिए कुछ घोड़े फेंक देते थे ताकि वो इजीली मूव कर पाए। इसीलिए इस वजह से इसको जोन को कहा गया हॉर्स लैटिट्यूड। आगे देखते हैं। देखिएगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्या होता है। दिस बेल्ट इज ऑल्सो डायनेमिकली इंड्यूस, मतलब ये भी अर्थ की रोटेशन की वजह से ही इफेक्ट होगी। इन दिस जोन द एयर कमिंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल एंड पोलर हाई प्रेशर जोन कन्वर्जेस, this convergence rising up creating a zone of low pressure. This zone is characterized by cyclonic storm, ठीक है। देखिए होता क्या है, इक्वेटर ये हाई, ठीक। तो प्रेशर ये होता था, मतलब थर्मेटिकली इंड्यूस्ड हुई। तो जो प्रेशर जो एयर का विंड है वो ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरह से ऊपर की तरफ गया। अब ये अपनी हाईएस्ट डेंसिटी तक पहुंचा, उसके बाद फिर ये क्या करेगा, इसके ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इधर की तरफ शिफ्ट जब होगा और यहाँ से पोलर हाई प्रेशर जो होता है वो भी अपनी एयर फेंकता है। तो जब वो यहाँ फेंकेगा और ये ऐसे जा रही हैं, नहीं नहीं देखिएगा, हाँ तो ये यहाँ से गई, ये यहाँ से आ रही हैं, तो ये यहाँ पे मिलेंगी आगे, ठीक। तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया एक। लेकिन अब होता क्या है, देखिए ये तो आपका हाई प्रेशर जोन समझ गए आप कैसे क्रिएट हुआ। अब हाई प्रेशर जोन के बाद क्या होता है, ये सपोजली हाई प्रेशर जोन है, तो ये रेज यहाँ पे आई जो नॉर्थ जोन से चली और जो इक्वेटर। तो अब यहाँ पे आने के बाद पृथ्वी के अंदर तो घुस नहीं सकती, वो पृथ्वी से आने के बाद उसको हाईएस्ट डेंसिटी मिल जाएंगी, तो फिर वो इधर की तरफ चलेंगी, इस तरह से मूव करेंगी, ठीक। जब वो मतलब डाउन टूवर्ड्स और नॉर्थ की तरफ मूव करेगी और ये साउथ की तरफ मूव करेगी। तो जब ये ऊपर की तरफ गई और ये नीचे की तरफ गई, तो यहाँ से जो एक जोन होता है ना पोल, वो भी एक हाई प्रेशर होता है। तो यहाँ पे पृथ्वी जाएगी तो वो भी मतलब जो गई है रेजें, तो यहाँ पे भी हाई प्रेशर बना, तो वो भी नीचे की तरफ मूव करेंगी, ठीक। ये भी नीचे की तरफ आ रही हैं, ये गर्म हवा लेके आ रहे हैं, ये ठंडी हवा लेके आ रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे मिक्स होंगे। अब मिक्स होने के बाद वो नीचे जा नहीं सकते, तो वो लोग ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। अब जब एयर का जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ का जो जोन है, यहाँ पे तो कोई प्रेशर बिल्ट हुआ नहीं, इसलिए जोन को कहा गया लो प्रेशर जोन। इन दिस जोन द एयर कमिंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल एंड पोलर, देखिए अभी हमने बता दिया जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से और जो पोलर हाई प्रेशर से जाएंगी, तो वो इधर जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी है हाई डेंसिटी और उसके ऊपर की लो डेंसिटी, तो वो अपना डायरेक्शन इस तरह से कर लेती हैं, ये, ठीक। द कन्वर्जन राइजिंग अप क्रिएटिंग अ जोन ऑफ, इस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। दिस जोन इज कैरेक्टर, यहाँ पे ज़्यादातर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आते रहते हैं क्योंकि अलग अलग प्रेशर होता है। और हम लोगों ने पढ़ा साइक्लोन तभी होता है जबकि दो डिफरेंट एयर मास मिलते हैं, तभी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं, ठीक। ड्यू टू द टू एयर मासेस साइक्लोनिक कंडीशन प्रोड्यूस होती हैं। और यहाँ पे नॉर्थ जोन से ठंडी और साउथ जोन से गर्म हवा आती है, इस वजह यहाँ पे साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है। पोलर हाई प्रेशर देखिएगा, हाई प्रेशर परसिस्ट एट द पोल बिकॉज ऑफ प्रेवलेंस ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। और देखिएगा जहाँ पे ठंडा होगी वहाँ पे हाई प्रेशर जोन होगा, ये अभी हम लोग पढ़ा, क्योंकि जब सन की वर्टिकल रेज पड़ेगी तो वो जो प्रेशर है वो लो प्रेशर हो जाता है ड्यू टू द थर्मिकली इंड्यूस। लेकिन वहाँ पोलर हाई प्रेशर में तो कोई हवा पहुँच नहीं पा रही, इसलिए वो जो जोन है वो हमारा ठंडा होता है और वहाँ पे हाई प्रेशर बिल्टअप होता है, ठीक।
द एयर सब्सिडाइज इन दिस जोन ड्यू टू इंटेंसिव कूलिंग। देखिएगा एयर क्या होती है, ये आई, ठीक। तो अब ये तो यहाँ प्रेशर जोन क्रिएट कर ही चुकी है, बहुत ठंडा, तो ऊपर जा नहीं सकती क्योंकि ऊपर से तो और हवाएं आ रही, तो नीचे से धीरे की तरफ लो पोलर प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं। दिस रिजल्टेड इनटू द हाई डेंसिटी, ये एक हाई डेंसिटी की एयर यहाँ पे क्रिएट कर देती हैं। द सरफेस पैटर्न ऑफ प्रेशर बेल्ट रिमेन स्टेशनरी इन इट्स लैटिट्यूड। देखिएगा ऊपर है, तो अब ऊपर की तरफ से तो मतलब इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो एयर का आने का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे जो प्रेशर एक बिल्ड करता है वो नीचे की तरफ भेज रहा है, तो एक ना एक स्टेशनरी मूवमेंट ऑफ एयर बन जाता है कि जो एयर यहाँ से आएगी वो यहाँ जाएगी, क्योंकि यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं, ये भी पूरा हाई प्रेशर जोन है। इस वजह से कहा गया है कि यहाँ का जो प्रेशर बेल्ट होता है वो रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब कि ये जो नॉर्थ पोलर जोन है यहाँ पे सन की रेस तो पहुँचेंगी नहीं, तो इस जोन ही में ये बना रहेगा। इस वजह से ये जो प्रेशर बेल्ट है ये यहीं पर रहेगी। There are daily seasonal and annual changes in air pressure because of contrasting nature of hot and cold। देखिएगा डेली सीजनल एनुअल चेंजेस का होता है क्योंकि नॉर्थ पोल में कहा गया सन की रेस पड़ती रहती हैं और साउथ जोन में सन की रेस पड़ती नहीं है, तो इस वजह से जो डेली यहाँ पे सीजनल और एनुअल चेंजेस होते हैं इसके एयर प्रेशर में, किस वजह से, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग नेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड की वजह से, ठीक। तो ये था पूरा पोलर हाई प्रेशर। अब ऐसे डायग्राम से समझिएगा होता क्या है। ये देखिएगा ये एयर आई, ये देखिएगा ये आए इक्वेटर की तरफ, तो अब ये नीचे तो जा नहीं सकती क्योंकि थर्मली इंड्यूस्ड है, तो ये अपनी गर्मी को और बाहर छोड़ रही है, तो जब बाहर छोड़ेगी तो जो रेज ये आ रही है ना, ये तरह की रेज, तो वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगी। भाई नीचे आ नहीं सकती क्योंकि एक तो वैसे भी जो हमारी अर्थ की डेंसिटी वो हाई होती, ऊपर से जो इक्वेटर जोन है वो हमारा तो वैसे ही थर्मली इंड्यूस्ड है, तो वो अपनी भी गर्मी छोड़ रहा है, इस वजह से एयर यहाँ से आने के बाद ऊपर की तरफ जाती है। अब ऊपर तक जाने के बाद कुछ डेंसिटी तक तो ठीक है जाएंगी, लेकिन उसके बाद ये जा नहीं सकती, तो फिर ये इस तरह से अपने आप को शिफ्ट कर लेती हैं। जब ये इस तरह से शिफ्ट करती और यहाँ से जो है ये हमारा ये नॉर्थ से भी कुछ ठंडी हवाएं जाती हैं, वो लोग भी यहाँ पे मिलेंगी, तो ऊपर जा नहीं सकती, तो कन्वर्ज होने के बाद इनका भी डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में, इनका इस डायरेक्शन में, तो ये लोग मिलने के बाद ऊपर जा नहीं सकते, एक दूसरे को क्रॉस कर नहीं सकते, तो ये लोग नीचे आते हैं, ठीक। जब ये लोग नीचे आएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। अब फिर वही चीज़, सपोज ये एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, अर्थ की डेंसिटी हाई है, तो वो लोग यहाँ जा पृथ्वी के अंदर घुस नहीं सकते, ऊपर जा नहीं सकते, तो इधर और इधर जाएंगे। फिर जब ये लोग इधर आएंगे तो फिर पोलर हाई प्रेशर की भी हवाएं आ रही हैं, फिर ये यहाँ पे कन्वर्ज होंगी, और कन्वर्ज होने के बाद ये लोग ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे, क्योंकि नीचे जा नहीं सकती तो ये लोग ऊपर की तरफ उठेंगे, और इसी वजह से यहाँ पे भी लो प्रेशर क्रिएट होगा। देखिएगा जो हम लोगों का रॉकेट है, रॉकेट या जो भी सैटेलाइट होती है ना, वो जनरली इस जोन से छोड़ी जाती हैं, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो लो होता है, इस वजह से, और जो मतलब पेट्रोल वहाँ पे जाने के लिए खर्च होता है वो कम होता है। देखिएगा ये प्रैक्टिकली समझ लीजिएगा, ये विंड्स आती हैं, ठीक। तो अभी मैंने बताया ये अपने आप को वेस्ट वर्ल्ड में और नॉर्थ में वेस्ट और साउथ में ईस्ट में कन्वर्ट कर लेती हैं, तो ये क्रिएट करता है ऊपर में वेस्टर्लीज, ये देखिएगा, और ये जो है ये आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो जाती हैं, और यहाँ पे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हो जाती क्रिएट हो जाती हैं। मतलब कि जब हाई प्रेशर से इक्वेटर की तरफ जाएंगी तो ये देखिए साउथ की तरफ हुई, और ये जो आ रही ये हमारे नॉर्थ की तरफ हुई, मतलब ईस्ट की तरफ हुई, और ये जो ये वेस्ट की तरफ हुई, तो यहाँ के आने के बाद ये ऊपर चली जाएंगी, इस वजह से यहाँ लो प्रेशर कन्वर्ट होगा, फिर ये जाने के बाद इस तरह से हो जाएंगी, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, फिर यहाँ से जाने के बाद ये लोग और ऐसे चलेंगे नीचे के थ्रू, जब ये लोग नीचे के थ्रू जाएंगे तो ये लोग वेस्टर्लीज का मूवमेंट ले लेंगे, ठीक। तो देखिएगा ये था पूरा आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और भी इसमें इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे पीडीएफ के थ्रू, हम आपको टेलीग्राम पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी होंगे वो शेयर कर दिए जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम लोग और भी आपको ऐसी और वीडियोज़ लाते रहें। और पूरे एग्जाम पर्पज देखिएगा, अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो अब आपको किसी भी चैनल से या किसी भी बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब विंड्स और कितने तरीके होती हैं, कहाँ कहाँ क्या अंतर करती हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे अच्छे से समझा देंगे। तो ये था आज के लिए, थैंक यू।